हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। यानी आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वाटर हैमर, सर्ज टैंक और साइफन। और इन तीनों टॉपिक के अलावा एक न्यूमेरिकल भी आज हम टॉपिक में अपने यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वाटर हैमर। वाटर हैमर क्या होता है? जब किसी पाइप में द्रव बह रहा होता है तो द्रव में संवेग होता है, और यदि द्रव प्रवाह को अचानक रोक दिया जाए तो द्रव का वेग शून्य हो जाता है। संवेग यानी द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग होता है। और अगर हम वेग को शून्य कर दें तो संवेग शून्य हो जाता है, यानी द्रव के प्रवाह को एकदम से रोक दिया जाता है। संवेग के शून्य होने के कारण द्रव में उच्च दाब तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पाइप को ध्वनि तरंगों के बराबर संचारित होती हैं, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। यानी जैसे ध्वनि तरंगे आवाज करती हैं, ऐसे ही ये ध्वनि तरंगे पानी में उत्पन्न होती हैं। ये दाब तरंगे पाइप जल आघात लगाती हैं, वाटर हैमर प्रोवाइड करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसे जल आघात प्रभाव कहते हैं, जिसे हम वाटर हैमर कहते हैं। यदि ये आघात अधिक बढ़ जाए तो पाइप फट सकते हैं। यदि ये जो आघात जो यहाँ पर वाटर हैमर हो रहा है ये बढ़ जाए तो क्या होगा? जो आपके पाइप है जहाँ से फ्लो हो रहा है वो फट सकता है। अतः नल की वाल्व को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। ये वाटर हैमर होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक से ब्रेक लगा दे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो होगी वो मोशन में रहना चाहेगी, और गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया है, जैसे ही ब्रेक लगाएगी आप आगे की ओर जो है पुश हो जाओगे, धक्का लग जाएगा। अगर आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है तो आप उससे जाकर टकरा जाओगे। तब क्या होता है? ऐसा ही हमारे द्रव में होता है। द्रव में क्या होता है? जब हम आगे से द्रव के वेग को रोक देते हैं तो द्रव आगे से रुक गया है, जो पीछे वाला द्रव चल रहा है वो एकदम से आकर जहाँ पर बंद लगाया हमने वहाँ पर आकर वो धक्का लगाता है। और वहाँ पर धक्का लगाने के बाद ये रिवर्स में जो होता है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो हमारी प्रोड्यूस होती हैं और वो पीछे की ओर चलना स्टार्ट कर देती हैं। और इन ध्वनि तरंगों से क्या होता है? वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, और इस प्रेशर के कारण, दाब तरंगों के कारण क्या होता है? आपके जो पाइप हैं वो फट सकते हैं। इसलिए पाइप, या यदि आपके घर में नल की वाल्व है, आप घर पर देख सकते हो, अपना पाइप एकदम से बंद करके देखिए आप, तो वहाँ पर आपको आवाज़ होगी जिसे हम नॉकिंग बोलते हैं। ये आवाज़ होना कहलाता है नॉकिंग। ठीक है? तो आप अपने घर में भी इसको रियलाइज कर सकते हो। ये आवाज़ कर किस कारण होती है? एकदम से पाइप में द्रव का फ्लो रुक जाने से होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर हैमर इफेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, नल को धीरे धीरे बंद करने पर जल आघात या दाब तीव्रता। जब हम नल को धीरे धीरे बंद करते हैं, जब कितनी दाब तीव्रता उत्पन्न होती है, इसके लिए माना कि एक टैंक लिया है हमने। यहाँ पर ये एक टैंक है जिसमें h हाइट तक द्रव भरा हुआ है, यानी h इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है? h है एट द पॉइंट ए, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इनटू द पाइप। a इज द ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पाइप, एंड इट इज द वाल्व विच इज क्लोज्ड। ये वाल्व है यहाँ पर जो कि बंद कर दी है हमने। व्हेन वी क्लोज द वाल्व देन द वेलोसिटी एट दिस एंड विल बी जीरो। तो इस एंड पर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एंड स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पाइप फ्लो? इट इज v. So we assume that the velocity of fluid in the pipe is v. वाल्व बंद करने पर t समय में, जब हमने वाल्व बंद किया उसमें हमें कितना लगा? t समय में वेग हॉस, हॉस का मतलब है रिटार्डेशन ऑफ वाटर। वाटर का जो यानी पानी का जो फ्लो है वो कम होगा। अगर धीरे धीरे बंद करेंगे तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक्सेलरेशन होता है पानी का फ्लो या कोई भी फ्लो का बढ़ना। यहाँ पर क्या है? रिटार्डेशन, वो कम हो रहा है। तो कम रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय। ये ए होता है, ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर ए से रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वेग परिवर्तन बटे समय। ये क्या हो गया? v इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन t, टाइम, कितना टाइम लगा है। तो हम इसके बाद क्या, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब निकालते हैं इसमें कितना बल लगेगा। तो निकालते हैं हॉर्स बल, यानी लॉस कितना, बल का कितना जो है वो हॉर्स हुआ है। ठीक है? तो यहाँ बल क्या होता है? बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 37 गुणा किया हमने एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन हमने यहाँ निकाल लिया है। मास क्या होता है? इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने स्मॉल v से वॉल्यूम को डिनोट किया है।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यानी रिटार्डेशन की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दी v/t। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर आया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और पाइप का एरिया ए माना है और लेंथ इसकी एल मानी है। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन 1। यदि वाल्व बंद करने पर दाब तीव्रता P उत्पन्न होती है, हम मानते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने पाइप को बंद किया है दाब तीव्रता P उत्पन्न हो रही है। हम जानते हैं P यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू F/A होता है। तो अब यहाँ पर दाब बल कितना होगा, तो इसके कारण दाब बल लगेगा, F निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से पाइप आ रहा था और जैसे ही फ्लो रुका, रिटार्डेशन हुआ, तब यहाँ पर एक दाब बल लगेगा, वो हो जाएगा F इक्वल टू P इंटू ए, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, F/A। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई है सेकंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितना रिटार्डेशन बल लगा, जितना हास हुआ, ये किसके इक्वल होगा, जितनी यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो दोनों को हम इक्वल, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर रखते हैं, और यहाँ पर ए से ए कट जाता है और पी की वैल्यू आ जाती है ρ/L/V/T। इसका यूज़ हम किसी भी जो न्यूमेरिकल दिया होगा उसको सॉल्व करने में करेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है, SURG, सर्ज टैंक। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि पाइप में प्रवाह को अचानक रोक दिया जाए, जैसा मैंने यहाँ पर बताया, वाटर हैमर प्रोड्यूस होगा, संवेग के शून्य हो जाने से दाब तरंग जो उत्पन्न होती है, तो पाइप फट सकते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु पाइप के बीच में उचित स्थान पर एक टैंक स्थापित किया जाता है, जिसे अचानक प्रवाह के अवरुद्ध हो जाने पर बहरा द्रव इस टैंक में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे उच्च दाब तरंगें टैंक के माध्यम से अवशोषित हो जाती हैं। इसका प्रयोग हाइड्रोलिक टर्बाइनों में किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इंडिया में जो पावर प्रोड्यूस होती है वो 25% हाइड्रोलिक एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, बाकी 71% थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। तो टरबाइन चलाई जाती है हाइड्रोलिक एनर्जी से। अगर पाइप का मार्ग जो है वो धीरे धीरे अवरुद्ध किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी क्रिएट होगी, और इस प्रेशर, वहाँ पर जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर द्रव का तल होता है, यानी द्रव का जो दाब होता है बहुत ज़्यादा होता है, और जो उसका वेग पाइप में बहुत ज़्यादा होता है, और एकदम से पाइप या वाल्व को बंद कर देने पर या धीरे धीरे बंद करने पर इसमें प्रेशर इंटेंसिटी क्रिएट होती है। यानी आप देख सकते हो, जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर चैनल्स बने होते हैं, जिनके थ्रू जो होता है पानी टरबाइन पर फ्लो किया जाता है थ्रू द नोजल। तो ये जो जैसे ही हम बंद करें, यहाँ पर हाई प्रेशर जो वेव्स हैं वो जनरेट होंगी, तरंगे जनरेट होंगी, इससे ये पाइप फट सकता है। तो हम वहाँ पर एक सर्ज टैंक लगा देते हैं। ये सर्ज टैंक क्या करता है, जो बंद करने के बाद जो वाटर आ रहा होता है वो धीरे धीरे इस सर्ज टैंक में जाना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से जो बंद करने पर जो तरंगे आती हैं वो रिटर्न होती हैं, और वो भी रिटर्न वाला जो वाटर होता है वो भी इस सर्ज टैंक में चला जाता है, और पाइप फटने से बच जाता है। और इसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर जो है वेलोसिटी वो धीरे धीरे ज़ीरो हो जाती है। तो सर्ज टैंक का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें वाटर हैमर इफेक्ट को ज़ीरो करना होता है। इसके बाद आता है साइफन। साइफन क्या होता है, साइफन दाब अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइफन एक मुड़ी हुई नली के रूप में होती है, जिसका प्रयोग द्रव को ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर एकत्र करने या उपयोग करने के लिए किया जाता है। ये द्रव किसी पात्र या स्थान पर एकत्र हो सकता है, और ये स्थान एक दूसरे से किसी ऊंचे भाग द्वारा अलग हो सकते हैं। इन ऊंची रुकावटों के पार भी तरल पदार्थ का प्रवाह होता रहता है। इसके लिए साइफन के निकास सिरे को द्रव में पूर्णतः डुबोकर उंगली से बंद करके बाहर खींचकर निचले स्थान पर छोड़ दिया जाता है, जिससे द्रव प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो साइफन का इफेक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझा सकता हूँ। जैसे आप क्या करते हैं, अपनी मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, तो गाड़ी से आपको तेल निकालना हो, तो वहाँ से आप जहाँ से एग्जिट हो रहा है वहाँ से तो तेल निकाल नहीं सकते, वो इजी नहीं है। बट आप कहाँ से निकालते हो, जहाँ से तेल भरवाते हो आप, इनलेट से। तो इनलेट से आप तेल कैसे निकालते हो, उसके अंदर एक पाइप डुबो देते हो। तो यही जो सिद्धांत है, जैसे आप तेल निकालते हो, इसी को हम साइफन कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो जिस पाइप से हमें तेल निकालना है, दो तरीके हैं। जिस पाइप से आपने तेल निकालना है उसे आप इनलेट तक, यानी जहाँ से आप पेट्रोल डालते हैं वहाँ तक आप पेट्रोल की टंकी में डुबो दीजिए पूरे पाइप को, लंबा पाइप होगा। और डुबोने के बाद इसके आखिरी सिरे को पाइप के बंद कर लीजिए उंगली टाइट से, ताकि उसमें एयर न जा सके। अब आप इसको धीरे धीरे या एकदम
जल्दी से बाहर खींच सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि पानी हवा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए इसका लास्ट वाला सिरा, और उसे जिस टंकी से आपने तेल निकालना है उससे नीचे स्थान पर लाकर छोड़ दीजिए, तब आपकी टंकी से द्रव बहने लगेगा। दूसरा तरीका है, आप अपने मुंह से सक करके ऑयल को या जो पानी आप निकालना हो पानी को खींच सकते हो और उसके बाद उसे छोड़ सकते हो, तब पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। और ये पानी अगर आप बीच से पाइप को उठा भी दें, अगर आपके बीच में, मैंने कहा है कि यहाँ पर क्या है, रुकावटों के पार भी बहता रहता है, यानी ये यहाँ पर दिखाया गया, ये ऊंचा तल हो रहा है, यहाँ पर इस टैंक से, ए टैंक से बीच में ऊंचा तल हो रहा है, अगर बीच में से पाइप उठ भी जाए तब भी ये फ्लो बना रहेगा, जब तक कि नीचे जहाँ पर इसका एग्जिट है पाइप का, जहाँ से फ्लो निकल रहा है, वो बशर्ते नीचा होना चाहिए, उससे नीचा होना चाहिए जिससे हमने द्रव को प्रवाह करना है, और बीच से ऊंचा उठ जाए इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही बात मैंने यहाँ पर इसमें टोटली लिखी है, इसको हम साइफन का सिद्धांत बोलते हैं या साइफन प्रोसेस बोलते हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में इस तरह भी एग्जाम्पल देकर लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो पीछे हमने आपको टोटल एनर्जीज यानी कॉन्ट्रैक्शन पर, एनलार्जमेंट पर, जब संकुचन हो रहा है पाइप का, जब पाइप का आकस्मिक वर्धन हो रहा है, इससे कुछ फॉर्मूले ड्राइव कराए थे, और उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल है 20 किलोमीटर लंबी एक पाइप लाइन के प्रवेश पर जल का दाब 10 मेगा पास्कल है। एक पाइप है, पाइप ऑफ 20 किलोमीटर लेंथ, 20 किलोमीटर लंबा एक पाइप है, और इसके इनलेट पर जहाँ से इसमें प्रवेश कर रहा है, द प्रेशर एट इनलेट इज 10 मेगा पास्कल, तथा घर्षण के कारण जल दाब में कमी, जल दाब में घर्षण के कारण, यानी पाइप में जो घर्षण हो रहा है उसमें, उसके कारण जो कमी हो रही है वो इन्होंने दी है जल दाब में कमी। जल दाब में इन्होंने क्या दे दी है, यहाँ पर हमें कमी दे दी है, कितनी कमी हो रही है, 900 किलो पास्कल, यानी ये किसकी वैल्यू दे दी हमें इन्होंने, यहाँ पर एच एफ की वैल्यू दे दी है, क्योंकि दाब में कमी हो रही है, या एग्जिट पर प्रेशर नहीं है, ये यहाँ घर्षण के कारण दाब में कमी दी है, न कि ये एग्जिट पर प्रेशर दिया, ये ध्यान रखना है आपको। यदि पाइप लाइन द्वारा 85 किलो वाट शक्ति का संचरण किया जाता है, अब इस टोटल पाइप से हम कितनी शक्ति जनरेट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ए पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये टोटल हमारी पावर है, और बी पर जो पावर होगी वो कम होगी, यानी कि इसमें जो फ्रिक्शन होगा इसके बाद बी से हमें पावर प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर मैंने शक्ति वाला जो आपको मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था, तो जो हेड हमारा बी पर है इससे पावर प्रोड्यूस होगी, ना कि यहाँ पर जो हेड है इससे पावर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, टोटल हमारी पावर देख लेते हैं, यहाँ पर कितनी पावर है, माइनस यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है, ये दिखाई दे, इन्होंने दे दिया 900 किलो पास्कल जो हो रहा है हमारा प्रेशर हेड में कमी हो रही है, और यहाँ पर जो बी हमें उसके बाद में मिलेगा उससे जो पावर प्रोड्यूस होगी वो हम कितनी हो रही है, 85 किलो वाट हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दिया है, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने चलिए 20 किलोमीटर लंबी पाइप है, यानी एल एल दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, एल इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, सारी यूनिट हम मीटर में कर लेंगे। अब P1 दिया हुआ है, इसमें प्रेशर, प्रेशर P1 इनलेट पर प्रेशर है 10 मेगा पास्कल, और मेगा हो जाएगा 10⁶, पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पास्कल P1 10 इंटू 10⁶ पास्कल, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल या 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निकास पर दाब में कमी कितनी हो रही है हमारी, दाब में कमी हो रही है P2, ये कितना हो रही है 900 किलो पास्कल, यानी 900 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसे आपने ऊपर किया है। तो निकास पर दाब में कमी कितनी हो रही है, ये आपने निकाल ली है। यहाँ पर P दिया हुआ है 85 किलोवाट, ये हो जाएगा 85,000 वाट। F दिया हुआ है, यहाँ पर F की वैल्यू 0.06 ये दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, देखिए निकालना क्या है, तो पाइप का व्यास, इस पाइप का व्यास नहीं दिया हुआ है, ये हमें डी फाइंड आउट करना है। और क्या निकालना है, संचरण दक्षता यानी मीटा, ये हमें एफिशिएंसी इसकी निकालनी है। इसके लिए आपने फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया था नीटा के लिए। ठीक है, तो नीटा के लिए जो फॉर्मूला आया था हमारा वो आया था H - HF/H। ए पर दाब शीर्ष कितना है हमारा,
ये हमने ए पर दाब शीर्ष पी अपॉन रो जी, तो पी अपॉन रो जी, पी की वैल्यू दी है, दाब शीर्ष निकाल लेते हैं। तो पी अपॉन रो जी, पी हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻6 अपॉन रो जी की वैल्यू रखेंगे रो 1000, क्योंकि पानी पर है, पानी डेंसिटी की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, तो ये आ जाती है हमारी ए पर दाब शीर्ष की वैल्यू, यानी टोटल एनर्जी हमारी ये आ जाती है। बी पर दाब शीर्ष में कमी या घर्षण हानि, बी पर जो हमारे क्या हो रही है, हानि हो रही है दाब शीर्ष में, तो दाब शीर्ष में हानि, दाब कितना है 900 इंटू 1000, मैंने इसको लिख दिया 90 इंटू 10⁴ अपॉन रोजी, पी अपॉन रोजी, यानी पी वही वाला फॉर्मूला दाब शीर्ष का, और ये किसके इक्वल होगा हमारा, एच एफ के, यानी लॉस के, क्योंकि कमी हो रही है, यहाँ पर ये हेड नहीं है पी टू पर, बी पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एच एफ है। तो एच एफ की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, क्योंकि ये क्या है, घर्षण के कारण हानि है, और घर्षण के कारण हानि को हम डिनोट करते हैं एच एफ से। तो एच एफ इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पर 9 पॉइंट ये समथिंग, कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, मीटा ये हो जाएगी एच माइनस एच एफ अपॉन एच। एच की वैल्यू कहाँ पर है, ए पर दाब शीर्ष, यानी टोटल दाब शीर्ष यहाँ पर, एच की वैल्यू रखेंगे, एच एफ की वैल्यू यहाँ पर आ गई अपॉन एच, और ये हम 0.91%, यानी ए पर जो दाब शीर्ष है, मैंने बताया आपको, यहाँ पर जो हेड होगा वो ये टोटल हेड होगा, और ये हमने निकाल लिया ए पर दाब शीर्ष, यानी ये एच की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें, और ये एच एफ की वैल्यू यानी हानि हो रही है, और इस दोनों को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर हमें जो हेड होगा उससे पावर प्रोड्यूस होगी वो मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो पाइप में घर्षण के कारण हानि होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है एच एफ इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GB। अब हमें क्या चाहिए, डी, व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है पाइप का। तो इसमें जो हानि हो रही होगी पाइप में, उसके लिए फॉर्मूला है, क्योंकि हमें एच एफ निकाल लिया है हमने, एच एफ हमें पता है, दिया हुआ है कि कितना हानि हो रही है, तो एच एफ इक्वल टू होता है 4FLV² अपॉन 2GB। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें एच एफ की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू पता है, एफ की पता है, एल की पता है, वी की नहीं पता है, 2GD, डी नहीं पता, यहाँ पर दो अननोन है, तो हम इससे जो है वी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ना वी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना डी की निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया हुआ इन्होंने एक चीज़ हमें दी हुई है, पावर पी, और पी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू, यानी वेट ऑफ वाटर, इसमें कितना वाटर है, टोटल वाटर, इस वाटर जो यहाँ से पाइप से फ्लो कर रहा है उस टोटल वाटर का वेट, इंटू एच माइनस एच एफ। एच क्या है, इसका टोटल हेड, माइनस यहाँ पर जो लॉस हुआ बीच पाइप में एच एफ, यानी मैं वही वो आ गया ना, यहाँ पर एच माइनस एच एफ, तो यहाँ पर जो हेड होगा बी पॉइंट पर वो क्या होगा, एच माइनस एच एफ, यानी हमने जो है लॉस है उसको घटा दिया, इससे हमारी पावर प्रोड्यूस होगी। और डब्ल्यू क्या है, वेट है जो कि इस पाइप से क्रॉस हो रहा है पर सेकेंड। तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ब्रैकेट एच माइनस एच एफ, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, रो जी, यानी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम जी, एम हो जाएगा मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और उसी तरह से एरिया निकाल लिया आपने, तो ये हमारे पास आ जाता है रो जी ए बी। तो ये क्या था, डब्ल्यू यानी वेट जो इस पाइप से पर सेकेंड क्रॉस हो रहा था, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड क्रॉस थ्रू द पाइप पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाता है रो जी ए बी एच माइनस एच एफ। तो ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एरिया, एरिया क्या हो जाएगा पाइप का, 5/4D² इंटू वेलोसिटी वी ब्रैकेट एच माइनस एच एफ। तो यहाँ पर हमें क्या है, एच की वैल्यू पता है, यानी ए पर दाब शीर्ष एच पता है, एच एफ भी पता है, रो जी पाई डी नहीं पता है, वी नहीं पता है। तो यहाँ भी हम, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू दोनों नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन हम हमारे पास दो यहाँ पर फॉर्म आ गई है, एक तो ये वाली एच एफ और एक ये। अगर हम इन दोनों में सारी वैल्यूज़ रख दें तो यहाँ पर हमें वी की फॉर्म में डी की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर भी हमें क्या होगा, वी की फॉर्म में डी की वैल्यू मिल जाएगी। हम इन दोनों से दो इक्वेशन बना लेंगे, और कोई सी भी इक्वेशन से हम वी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, वी और डी दोनों की वैल्यू, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगी, आप सारी वैल्यू रखिएगा। इसे मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि आपको कुछ करना है, और ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। आप क्वेश्चन करके देखेंगे, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन एच एफ से बनेगी, एक पावर से बनेगी, और आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप ये क्वेश्चन
सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है मुझे व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू। थैंक्स।